अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और इस्लामाबाद से रऊफ क्लासरा। नाजरीन, चेयरमैन नादरा तारिक मलिक को रातों रात बरतरफ कर दिया गया है। वो लाहौर के हल्का 118 की दोबारा गिनती शुरू कराने वाले थे। बड़ी अहम खबर है जो हम आज आपको अपने प्रोग्राम के जरिए दे रहे हैं और आज उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर नासिरुल मुल्क को ब्रीफिंग भी देनी थी। किस्सा क्या है इसके बारे में क्लासेस साहब हमें अपडेट करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि 35 लापता अफराद में से 2 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि एजेंसीज की हिरासत में मौत कत्ल है, जिम्मेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। और हुकूमत को फिर एक दिन की मोहलत देते हुए सेक्रेटरी दिफा को आज 11:30 बजे 33 लापता अफराद को पेश करने का हुक्म दिया गया है। और अगर आज भी पेश ना किया गया तो चीफ जस्टिस का कहना था कि कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ये रास्ता क्या होगा? दूसरा सवाल यह है कि अगर लोग इसी तरह मरेंगे तो फिर क्या तफ्तीशी मराकज बंद कर दिए जाएं? आखिर कानून के मुताबिक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्या आज 33 अफराद सुप्रीम कोर्ट में होंगे या फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट की हुक्म उदूली होगी? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि कल लाहौर में इस बुरे तरीके से किनाल रोड और इससे मुलिका सड़कें ब्लॉक थी कि लोग घंटों सड़कों पर खड़े रहे और वजह पुलिस और तलबा तंजीम के दरमियान झड़प थी जो हॉस्टल खाली कराने पर हुई। एक तरफ तलबा तंजीम बसों में इजाफे का मुतालबा कर रही है तो दूसरी जानिब बसेस को ही आग लगाई जा रही है। माजी में तालीमी इदारों में तलबा तंजीमों का रोल क्या रहा है और क्या ये तंजीमें होनी चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। बहुत ही अहम हमारी आज खबरें हैं प्रोग्राम में जिसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि आज क्लासा साहब और काजी साहब हमारे साथ क्या शेयर करने वाले हैं। जी काजी साहब। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इन्फ्लेशन के फिगर्स दिए हैं, बड़े स्टैगरिंग हैं, बड़े रिकॉर्ड डबल डिजिट में चली गई है। क्या क्या इसका मामला है, इसकी वजूहात क्या है और आम आदमी पे इसके ज़ाहिर है जो असरात होते हैं वो तो सबके इल्म में है। इसके साथ ही बात करेंगे कि जो एक रिपोर्ट और आई है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज की तरफ से कि ये है इस्लामाबाद और जो कि कैपिटल है और साथ ही रावलपिंडी के कितने फीसद लोग, ये भी फिगर तरह देखने के काबिल है कि कितने लोग जो हैं वो कंटेमिनेटेड वाटर जो है गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। और ये आप जानती हैं स्टोरी हम क्लास साहब के साथ कर चुके हैं कि 25% जो सरकार ने तो माना था लैया में जो कुछ हुआ, तो बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है। ये वो खामोश सुनामी और ये वो ढकी छुपी खबरें हैं जो बेसिकली बहुत खौफनाक खबरें हैं आवाम के लिए और आवाम इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। इस पर हम देखेंगे कि क्या हमें एक साफ पानी का गिलास भी सरकार नहीं दे सकती। ठीक है क्लासेस साहब जी, आप क्या बताएंगे? शाजी, आज एक तो कल अफगानिस्तान से रिलेटेड मैंने कुछ आपको बताया था कि कुछ इंकशाफात हैं, बड़ी अहम चीज़ें हैं जो अंदरून खाते बताई गई हैं। यहाँ पे सेनेटर सरताज अजीज़ साहब ने, जो अब सॉरी सेनेटर कह रहा हूँ, वो जो एडवाइज़र ऑन फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने कुछ ब्रीफिंग दी थी। जलील अब्बास जिलानी साहब थे, एक बंद कमरे के इजलास में वहाँ पे उन्होंने ब्रीफिंग दी थी। उस बंद कमरे के इजलास के कुछ मिनट्स हैं मेरे पास, डॉक्यूमेंट्स हैं और बड़े इंतने सेंसेशनल हैं। टोटल ये पाकिस्तान से हटकर बांग्लादेश, इंडिया और अफगानिस्तान पे ब्रीफिंग दी गई थी। उसमें बड़े सेंसेशनल उसमें डिस्क्लोजर हैं, कुछ वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक और बड़ी अहम एक रिपोर्ट मेरे पास है कि हम तो पूरे मुल्क का रोना रोते हैं कि पुलिस की हालत बड़ी बुरी हो चुके। कल ही आप लोग कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि बस 1-2 हफ्ते में पुलिस का यहाँ कल्चर बदल कर रख दें। आपके साथ मैं इस्लामाबाद पुलिस के बहुत दिल हिला देने वाले फिगर आपके साथ शेयर करने वालों, रिपोर्ट शेयर करने वालों को। यहाँ पे कितने हज़ार अफसरान हैं, अहलकार हैं जिनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहे हैं, जिनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, वो थाउजेंड में है। वो टोटल आपको नंबर्स बताएंगे, उनमें से कितने गिल्टी हैं, किस किस रैंक के लोग हैं जिनके खिलाफ इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मिसकंडक्ट पे हो रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके साथ आज इस शो में शेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक ऐसा बात कर लेते हैं, लापता अफराद का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। एक बार फिर हुक्म अदूली की गई सुप्रीम कोर्ट की, ऊपर से इंकशाफ के 2 अफराद की हलाकत हो गई और चीफ जस्टिस ने कल साफ साफ कह दिया कि मुझे पता है कि उनकी मौत तिब्बई नहीं है। तो कितना बड़ा सवालिया निशान है हमारे हसास इदारों की कारकर्दगी पर ये? नहीं, बात ये तो निशान है ही, वो तो पता करवा के दें हमें। एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच जो है सरकार की वो हमें पता करवाए, लेकिन वो कहते हैं ना अंग्रेजी में बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी वाला मामला है। अब अगर मैं कल की टॉक शोज देखूं तो जो भी नुमाइंदे मुस्लिम लीग नून के सामने आए तो एक अपोलोजेटिक सा रवैया था और बड़ा एक ना प्रैग्मेटिक सी अप्रोच उन्होंने ली। नहीं करेंगे, हमने वादे कर रखे हैं, लेकिन एक लगता है कि जैसे कॉशियस है, एक कॉशन है, कॉशन जो है और वो कोई खुल के जो है वो कोई इस तरह का इकदाम करते हुए शायद गुरेज भी कर रहे हैं। क्योंकि जो स्टेट का स्ट्रक्चर है, जो माजी की हमारी जो खौफ हैं, जो हमने माजी के हमारे तजुर्बात हैं,
उस हवाले से जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, पहले भी बड़ी प्रैग्मेटिक थी, अब भी बहुत ज्यादा प्रैग्मेटिक है और अब बहुत ज्यादा काशिश भी है, क्योंकि हालात और मजीद इस तरह से दगरगू हो गए। मगर आज क्या वो जवाब देंगे? 11 बजे का टाइम है, 8 बजे हमने प्रोग्राम शुरू किया है, अभी 2-3 घंटे रह गए हैं, तो अभी देखना है कि वो लाएंगे या नहीं लाएंगे। खलासा साहब, अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि लापता अफराद के बारे में हम कानून साजी करेंगे। कैसे कानून साजी लापता अफराद के मामले में? ऑलरेडी तो कानून मौजूद है कि अगर ऐसे अफराद को आपने पकड़ना है उनके खिलाफ आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, तो उनके बारे में कैसी कानून साजी होगी? वो कहते हैं ना कि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। अटॉर्नी जनरल साहब ये फिक्रा पूरा फिट आता है। इन्होंने कभी अखबार पढ़े हैं, कभी इन्होंने कुछ जाके कौमी असम्बली की सेनेट के प्रोसीडिंग को चेक किया कि कौन से कवानीन मौजूद हैं? लगता है ये जो 30 साल पहले इन्होंने अपने इम्तिहान पास करने के लिए जो प्रैक्टिस ये शुरू करने के लिए इन्होंने शुरू किए थे, जो किताबें पढ़ी थी, जो नॉलेज रखा था, जो कवानीन उस वक्त इनको अपनी किताबों में पढ़े थे, उसके बाद अपडेट नहीं कर सके अपने आप को। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मसूफ को जब ये अंदाजे नहीं है कि पिछले कुछ अरसे में अच्छे खासे कवानीन बन चुके हैं कि आप इनको कैसे डिटेन कर सकते हैं, कहाँ पे रख सकते हैं, इनको कितने अरसे के लिए आपने, और पूरे प्रोसेस आ चुके हैं, क्या क्या एविडेंसेस इनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। अब और 10 साल बाद जब पूरी दुनिया ने वो वहाँ पे ये कवानीन बना दिए हैं कि आप ईमेल यूज़ कर सकते हैं एज एविडेंस, वीडियो, ऑडियो, कोई इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपके पास है, कोई मैसेजेस हैं, कोई आपके पास रिकॉर्ड आप करें। इसके बावजूद कभी आपने सुना है कि हमारी अदालतों के सामने कोई इस तरह की चीज़ें पेश की क्यों? ये टाइम बेइंग या टैक्टिक्स है, पुराने तरीका वारदात रखा हुआ है, क्योंकि हमने फलां केस जो है तो हमने इसी तरीके से लड़ लिया था, तो अब मौजूदा केस भी हम वैसे का वैसे लड़ लेंगे। ये कोई तैयारी करके नहीं जाता, ये मेरे अपना इनका आप कह सकते हैं। आप इनके बयान देखें, खलासा साहब ये भी कह चुके हैं कि जिन्होंने हमारे गले काटे हम आसानी से उन्हें कैसे छोड़ दें, जिससे ये जाहिर होता है कि ये छोड़ना ही नहीं चाहते। इनको अगर गले उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहिए, अगर गले काटे गए हैं तो फिर तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कानून के मुताबिक गले काटने, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं वही बात कह रहा हूं। फिर FIR दर्ज करें, उनको प्रोसिक्यूट करें, ट्रायल करें, अदालतों में लेके जाएं। अगर आप कहते हैं गले काटे हैं, जो कि वाकई काटते हैं, तो उसके बाद ट्रायल करें। आपने 13 लोगों के लिए पूरे का पूरा प्रोसेस को आपने वो करके रख दिया है। अच्छा, फिर कहते हैं हमारे पास एविडेंसेस हैं, भाई हैं तो आप पेश करें। आखिर किसी ना किसी बंदे के बारे में आपको पता तो चलता है ना कि फलां बंदा गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। आपको जो पता चलता है उस प्रोसेस को अदालत के सामने पेश करने का, सर हमें इस तरीके से फलां अपने चीज़ों से पता चला। कुछ अगर कुछ सोर्सेज होते हैं नहीं बताना चाहते, इन कैमरा ब्रीफिंग दे दें उनको, जाके कुछ अब जजेस को मुतमिन करें कि हमने इनको क्यों डिटेन करके रखा हुआ है। तो साहब, वो मुनीर न्याजी का एक शेर है ना कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। एक कहानी चलती है, फिर उसी को हम दरमियान में छोड़ देते हैं। अभी परवेज मुशर्रफ साहब की कहानी दरमियान में है, और लातादाद कहानियां जो मेरे हादसे में शायद अभी मुझे याद ना आ रही हूं, उसको हम दरमियान में छोड़ते हैं। तो ये असल में ये है कि क्या हम किसी इशू को भी उसके लॉजिकल जो उसका अंजाम उस तक पहुंचाने के एल हैं या नहीं है, हम कुछ करने के एल भी हैं, ये बेसिकली क्वेश्चन मार्क आ रहा है आपकी एबिलिटी। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, जुडिशियल एक्टिविज्म भी हमने देख लिया, फौज जिस अंदाज से यहाँ पे रही है और आज है उसको भी हमने देख लिया। ये जो आपकी एग्जेक्टिव और ये जो आपके इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, यहाँ लगता है कि कोई दम नहीं है, स्पाइनलेसनेस का मामला नजर आता है। या तो ये करें या क्लियरली, कल मैं देख रहा था कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, अब ये जो शाजिया कह रही थी ना, ये पोजीशन लेनी शुरू कर दी है कि जी अदालतें तो सजा ही नहीं देती, अब क्या गले काटने वालों को छोड़ दें। ये मीडिया पे भी कह रहे हैं, अब इधर भी कह रहे हैं, और जो टॉप की लीडरशिप है वो ज्यादा एहतियात से बात कर रही है कि नहीं हम जरूर करेंगे, मगर ये 60 साल का मलबा है, इसको बड़ा टाइम लगता है करने में। ये इस तरह की पोजीशन है। मेरे ख्याल में साहब इनके बस में नहीं है, अदालत को लिख कर दे दें, अदालत कहती है हम खुद निपट लेंगे। नहीं, बंदे तो आए ना, निपट कैसे लेंगे? एक चीज है, इन्होंने गुनाटमा जैसे अमेरिकन ने किया था कि उन्होंने तमाम 9/11 के बाद जितने भी थे इनके यहाँ पे कैदी थे, उन्होंने एक अलहदा जाके क्यूबा में जो उन्होंने अपना सेंटर बनाया हुआ है जिस पे अमेरिकन लॉज अगेन अप्लीकेबल नहीं होते, उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिए थे। जिस तरह चाहे उनका सलूक करते रहे, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा था कि अमेरिकन ये डोमेन से बाहर निकालें। इन्होंने ये हुकूमत पाकिस्तान के पास इस तरह के सेंटर मौजूद है फाटा में, बाकायदा इन्होंने लेजिस्लेशन की थी, सदर जरदारी साहब के दौर में ऑर्डिनेंस आया था, और तमाम इस तरह के मुलजिम जो है उनको वहां शिफ्ट कर दिया गया था फाटा में। 3 महीने के लिए डिटेन किया जा सकता है, फौजी अफसरान की गवाहियां एक्सेप्ट हो सकती हैं, उन पर कोई अदालत इस तरीके का उनको नहीं पूछताछ कर सकती। फिर अदालतों को भी मानना चाहिए, एक कानून मौजूद है कि फाटा के कुछ उन्होंने सेंटर बना दिए, वहां पे लोग लेके जाते हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और बाकायदा फैमिलीज को बताया भी जाता है। या तो आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा इसको मजीद स्ट्रेंथन करें, इसको मजीद थोड़ा सा इसको एक्सेप्टेंस दें, और ऑलरेडी ये लीगल है।
और ये लीगल है। और इसका उन्होंने कहा था कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी, अच्छा इसके बारे में हमारी एजेंसियां कहती रही हैं कि फाटा की तर्ज पे आप हमें पूरे मुल्क में इस तरह के सेंटर बनाने दें। देखते हैं ख्लासा साहब, आज भी 11 बजे पेश किया जाता है इन 33 अफराद को, या आज फिर सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली हो जाएगी। और देखें तो चीफ जस्टिस के जाने में कैसे सिर्फ 8 दिन रह गए हैं, आज 11 बजे समाप्त होगी, नए चीफ जस्टिस के आने में भी 8 दिन रह गए, उनके आने में भी 8 दिन रह गए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि नादरा के चेयरमैन को क्यों बरतरफ किया गया है, ये क्या किस्सा कहानी है, ये शेयर करेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, रातों रात चेयरमैन नादरा को पुरस्कार तौर पर बरतरफ कर दिया गया। ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है इसके पीछे? ख्लासा साहब, क्या मामला है? 2015 तक तो इनकी पोस्टिंग थी, अचानक से इनका बरतरफ करना क्या जाहिर करता है? रात शाहजिया, इस मुल्क में जब भी कोई ना कोई, आपको पता है कि बहुत बड़े एक्शन किए जाते हैं और गैर कानूनी किए जाते हैं। जब कोई चीज़ यहाँ पे ये छुपानी हो तो रातों रात की जाती है। काजी साहब खुद इस पूरे प्रोसेस को जानते हैं। इस मुल्क में जब भी शब खून मारे गए हैं वो रातों रात किए गए हैं। यहाँ पे उन्होंने अंधेरे में किए गए। रात 1 बजे बाकायदा यहाँ पे दफ्तर खुलवा कर इन्होंने चेयरमैन नादरा तारक मलिक को बरतरफ किया है। रात 1 बजे इन्होंने रातों रात वहाँ से DG नादरा कराची जहद साहब, ब्रिगेडियर जहद साहब हैं, उनको बुलाया गया है और उन्होंने रातों रात में जानबूझ के जोर दे रहा हूँ कि कैसे रातों रात कार्रवाइयाँ की जाती हैं ताकि लोगों को पता ना चले, मीडिया को पता ना चले, बात खुल के सामने ना आए। तो वहाँ ब्रिगेडियर साहब को कराची से बुलाया गया है और उनको रातों रात यहाँ पे चार्ज दिलवा दिया गया है। अच्छा। असल में ये कहानी शुरू हुई है जब नादरा ने यहाँ पे रिकाउंटिंग प्रोसेस, थम्स जो इंप्रेशन है उन्होंने रिकाउंटिंग करनी शुरू की है और हुकूमत पाकिस्तान जो मौजूदा जो है इनके लिए खासे झटके लगने शुरू हुए। अब तक तो कराची और दीगर इलाकों में हम सुनते आ रहे थे कि 11 के करीब हल्के हैं जहां पे रिकाउंटिंग के जरिए जो जैली वोटों की कॉस्ट किया गए थे उनके फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए थे और पूरे का पूरा प्रोसेस जो इलेक्शन का है ये डाउटफुल होना शुरू हो गया था। तो पहली दफ़ा इसका नादरा की इस रिकाउंटिंग का जो रुख है लाहौर की तरफ हो गया था। लाहौर का हल्का है 118 है, यहाँ पे इनके कैंडिडेट हैं मोहम्मद रियाज मलिक साहब। उनका ऑर्डर किया गया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कि इनकी रिकाउंटिंग करवाएं और थम्स ये इंप्रेशन के जरिए वेरीफाई करें। उस पर पूरी जो हुकूमत है वो एक तरह के हिल कर रह गई थी कि अगर कराची और दीगर हलकों के बाद इसका रुख नादरा का लाहौर की तरफ हो रहा है और अगर लाहौर के हलके में से इस तरह के जैली ये थम्स अगर निकलना शुरू हो गए तो इसका तो दायरा कार फैल सकता है। तो नादरा चेयरमैन को बकायदा कल लाहौर बुलाया गया था, रातों रात बुलाया गया था। फिर मैं कह रहा हूँ रातों रात उन्होंने फिर बुलाया। ये तो इनकी बरतरफी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए कि पूरे मुल्क में जब रिकाउंटिंग होती है तो चेयरमैन नादरा को नहीं हटाया जाता और लाहौर में रुख करते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। तो मुस्लिम लीग नून की बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा वैलिड आपका सवाल है और ये आने वाले मेरे ख्याल दिनों में ये तो बहुत बड़ा बिग स्कैम बनने वाला है। इनको लाहौर बुलाया गया, वहाँ पे कुछ टॉप गन्स हैं पंजाब हुकूमत के, अभी मैं नाम नहीं बता रहा, मैं आपको पूरे नाम भी बताऊंगा, पूरी डिटेल है मेरे पास। उन्होंने इनको बुलाया, इनको 3 ऑप्शन दिया गया इनको तारक मलिक साहब को। एक तो कहा गया था कि हजूर आप ज़रा हाथ हौला रखें और जो रिकाउंटिंग लाहौर में आप शुरू करने वाले हैं इस पर वो रिजल्ट नहीं आने चाहिए जो कराची में आए थे सामने। उन्होंने कहा सर मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये आपको पता है जो रिजल्ट आएंगे हमारा एक टेक्निकल एक हाईटेक डिपार्टमेंट है, अब उसमें हम कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया कि अगर आपका ज़मीर आपको इजाज़त नहीं देता तो फिर मेहरबानी फरमाएं इस्तीफ़ा लिख के दे दें। अच्छा। उन्होंने कहा जनाब कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ हुकूमत पाकिस्तान के साथ वो 2015 तक का मैं इस्तीफ़ा भी नहीं दूंगा। उस पर उन्होंने कहा जी ओके ठीक है हजूर फिर आप तशरीफ़ ले जाएं। तो रातों रात प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने वजारत दाखिला की चौधरी निसार अली खान साहब की सिफारिश पे उनको 1 बजे बरतरफ करके नोटिफिकेशन निकाला है। ब्रिगेडियर जहद हैं, उनको कराची से बुलाया गया है और उनको कहा गया आप टेक ओवर करें। अब कोई फैमिलीज रहे हैं तारक मलिक साहब के जो दोस्त हैं उनके कुछ उनसे मेरे उसके बाद कोई बातचीत हुई है, उन्होंने मज़ीद कुछ इसमें कुछ और चीज़ें बताई हैं। एक तो ये है कि आज यहाँ पे जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नासिर मुल्क साहब हैं उन्होंने नादरा में 2 बजे ब्रीफिंग लेनी थी, इसी थम्स इंप्रेशन पे लेनी थी कि आप कैसे रिकाउंटिंग प्रोसेस को पूरे का पूरा चेक कर रहे हैं, इसमें कितने अब तक केसेस आ चुके हैं धांधली के, कैसे वेरीफाई किया है और फर्दर जो आपके बल्दियाती इलेक्शन होने थे उनको कैसे आप आके आप उनको ये कंडक्ट करवाएगी नादरा। उससे पहले ही 2 बजे से पहले ही आज उनको बरतरफ किया गया है। और ज़राए ये भी कह रहे हैं जो बड़ी सेंसेशनल और मेरा ख्याल अहम बात है कि इनके तारक मलिक को कुछ अरसे से धमकियाँ भी आ रही थी, इनकी फैमिली को धमकियाँ दी जा रही थी, इनको बच्चों को बाकायदा धमकियाँ कन्वे की गई हैं और इनके खिलाफ
कल ये काम कल से होना शुरू हो गया था जब लाहौर की तरफ नादरा का रुख हुआ है। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनके अपॉइंटमेंट पे उनको अपॉइंट हुए 3-4 साल से ज़्यादा उनको अरसा हो गया। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक उन्होंने रिट की थी कि इनकी अपॉइंटमेंट ही गलत हुई थी। 3-4 साल से चेयरमैन है, इससे पहले ये डिप्टी चेयरमैन इसमें लगे हुए थे। और साथ में लाहौर में भी, लाहौर की अदालत में रियाज मलिक साहब जो हैं जिनका हल्का 118 है नवाज लीग के, उन्होंने भी जाकर लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन डाल दी थी कि आप रोकें इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कि मेरे हल्के में नादरा के जरिए थम्स इंप्रेशन मत करवाएं। सिर्फ लाहौर में ये वो कहानी है इस मुल्क की जो काजी साहब कई दफा यहाँ पे स्टोरी कर चुके हैं कि रिकाउंटिंग में क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल हुकूमत को ये जवाब देना पड़ेगा कि अगर इंतखाबात इतने साफ शफाफ थे तो रिकाउंटिंग अगर मुल्क के दूसरे शहरों में, मुल्क के दूसरे हिस्सों में हो सकती है तो लाहौर में क्यों नहीं हो सकती? इस पे लास्टली शाजिया जो असल सवाल अब उठने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है इस पे कि किसी अफसर को उसकी टेन्योर पोस्टिंग से पहले नहीं हटाया जा सकता। अब देखना यह है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, अब क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जाने वाले हैं, इस तरह के एक्शन आपको ज्यादा नजर आएंगे, इस तरह की मार धाड़ होगी, लोगों को उठाया जाएगा, फेंका जाएगा। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2015 तक तारक मलिक की पोस्टिंग थी, इनकी टेन्योर थी, उनको पहले हटाया गया है, कंट्रोवर्शियल अंदाज में हटाया गया है। उनके हटाने की रीजंस दे दी जाएंगी क्लासा साहब, उसमें परेशानी वाली बात नहीं, बड़ी रीजंस दे दी जाएंगी। चलें ये तो अब हम देखते हैं कि तो ये है काजी साहब आज की स्टोरी, उस पे आपको कमेंट करें। मैं कमेंट ये करता हूं कि तारिक साहब ने जो अब तो वो चले गए हैं, जो उन्होंने जो उनका जो कंट्रीब्यूशन था, मिसाल के तौर पे उन्होंने हमें पहली दफ़ा एक सेम्बलेंस ऑफ ऑनेस्टी भी लगी या ऑनेस्टी भी लगी जब इन्होंने ये कहा, और बाद में ये कहा गया हुकूमत की तरफ से नहीं जी कि वो कोई और टेक्निकल वजूहत थी, कागज़ ठीक नहीं था, स्याही 2 नंबर थी, ये वो, मगर वो सारे सवाल सामने लेके और इत्तफाक है या ये क्या है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को भी छेड़ा गया वहाँ बहुत सी कहानियां निकली, तो इससे अंदाजा हो जाता है हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस क्या। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल आपने देखा तलबा तंजीम पंजाब यूनिवर्सिटी में कल सारा दिन हाथ पिछले 2-3 दिन से ये सारा जो मामला चल रहा है। शाजिया मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। एक ये तलबा तंजीमों का जो मसला है, हमारे दौर में था, उस वक्त बड़ी नजरियाती डिवीजन थी, लेफ्ट की थी, राइट की थी, वायलेंस तब भी होती थी, मगर वायलेंस तब जो थी एक ये जो IGT है, इस्लामी जमीयत तलबा है, ये भी बड़ी स्ट्रांग रही यहाँ पे। ज़ियाउल हक के दौर में तो 11 साल इनका इक़्तिदार था, एक दफ़ा इन्होंने ज़ियाउल हक से टकराए तो उन्होंने क्रश कर दिया था इनको। मगर बाद में क्या हुआ ये कि जब सियासत हमारी इस तरह से ज़बूं हाल हुई, क्रिमिनलाइज हुई, तो इसी तरीके से जो तलबा तंजीमें हैं वो माफियाजी ग्रुप बन गए। मुझे याद है मैं इधर पढ़ाता था एक कॉलेज में, तो वहाँ की जो स्टूडेंट यूनियन थी वो जो वैगन सामने से गुजरती थी उसे वो पैसे लेते थे, ठीक है। स्टूडेंट भी होस्टेज थे, टीचर्स भी होस्टेज थे, बैठे होते थे हम डिपार्टमेंट में तो फौरन पता चलता था आंसू गैस चल गई है, क्या हो गया, फायरिंग हो रही है, बच्चे उठाए जा रहे हैं, मर्डर। तो ये सारा क्रिमिनलाइज हुआ। सामान देखें इनके रूम से कैसा। अच्छा मुझे नहीं पता, वो तो वो क्लेम कर रहे हैं जी कि हमें वो उन्होंने किया है नहीं किया, वो अदालत बताएगी या तफ्तीश बताएगी। मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे जो है ये बाकायदा जिस तरह माफियोजी ने टेक ओवर किया सियासत को, कार्टलाइजेशन होगी ऊपर, इसी तरह नीचे हुई। मैं खिलाफ नहीं हूँ, तालिब इल्मों की सियासत के मैं खिलाफ नहीं हूँ। 1968-69 की मूवमेंट में सबसे पहले तालिब इल्म उठे थे जब उन्होंने डिक्टेटरशिप को उखाड़ दिया था और पूरी दुनिया, और वो नजरियाती लोग थे। अब यहाँ क्या है, भत्ता, कब्जा, पैसा, कत्ल, ये हमने, और मैंने बड़ा जुल्म यहाँ पे देखा। मतलब मैं आपको छोटा सा बात सुना के निकलता हूँ कि एक क्लासरा साहब, एक ये जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, जब हम स्टूडेंट थे तो एक बच्चा और बच्ची कहीं कॉमन रूम जो बना हुआ था मिलने का, वहां आया, एक दूसरे से मिलने आए, तो वहां पे वो आ गए जी आप क्यों मिल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि एक दूसरी तंजीम आ गई, वो बच्चा भी उधर ही रह गया, वो लड़की भी उधर ही रह गई, और वो एक लड़का आपस में झगड़ना शुरू, और एक लड़का कत्ल हो गया। अच्छा, अब वो जो स्टूडेंट था वो एक बेचारे पियोन का बेटा था जिसने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को मेडिकल कॉलेज में भेजा था, फिर उसी बच्चे की लाश मिली हमें ये नहर के करीब से। तो ये मंजर हमने अपने देखे हैं, और ये जो क्रिमिनलाइजेशन हुई है इसको गवर्नमेंट को क्लींस भी करना चाहिए, साफ करना चाहिए। हाँ, साफ सुथरी सियासत की इजाजत हो, स्टूडेंट आए, तकरीरें करें, नजरियात के लिए लड़ें, समाज को बेहतर करने के लिए लड़ें, इनकलाबात, इंसान की तकदीर बदलने के जो इनकलाबात है उसमें हिस्सा लें, दिहाड़ी ना लगाएं, इससे हमें बचाएं। जी क्लासा साहब। काज साहब ने बड़ा ये अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया। कुछ तजर्बात हमारे भी हैं, क्योंकि मैं ज़िक्र यूनिवर्सिटी ये मुल्तान में पढ़ता रहा हूँ, उस वक्त जमीयत का होल्ड था, और काजी साहब जो कह रहे हैं और जो चीजें बरामद हुई हैं, जिसको काजी साहब थोड़ा सा एक साइडलाइन कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इनके साथी सारे वो काम करते हैं, बिल्कुल सर ये कहते रहते हैं, ये मतलब उस पे अब यहाँ पे जमात इस्लामी चुप है, उनका इस्लाम खतरे में नहीं पड़ा इस वक्त, उस पर कोई फतवा नहीं है। कल मैंने एक ट्वीट भी किया था कि सैयद मुनव्वर हसन साहब अब इस पे क्या फरमाते हैं, इस मसले के बीच में जो चीजें बरामद हो, चले की चीजें अब उनको बता देते हैं जो रिपोर्ट हुआ है, हम क्या उसमें भंग बरामद हुई है नाज़िम साहब के कमरे से, उसमें शराब बरामद हुई है, उसके बाद वहां पे गोलियां गन्ने बरामद हुए, ये नाजिम हैं, ये
राव साहब हैं, कोई वहां पे नाजिम हैं, उनके कमरे से शराब, वहां से भंग और बंदूकें बरामद हुई हैं, गन्ने बरामद हुई हैं। उस पे तो कोई जमात इस्लामी की तरफ से कोई कंडमनेशन नहीं है, कोई उस पे नहीं है। अब तक हमें नहीं बताया गया कि अमेरिकन साजिश थी। तो ऐसी चीजें मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। ये काजी साहब, ये सारे सैडिस्ट एलिमेंट हैं, हमने यूनिवर्सिटीज में देखा हुआ है। इनको लड़कियों को उनको ये जलील करना, उनको ह्यूमिलिएट करना, इंसल्ट करना, लड़कों को मारना, उनको तशद्दुद करना, ये सारे काम। और मोस्टली काश साहब कभी आप देख लें, ये लोअर मिडिल क्लास के रूरल एरिया से ज्यादा ये क्लास है, ये जो मैंने इनको करीब से देखा है, जिनसे किसी की आके कभी किसी लड़की ने बात नहीं की, किसी ने कभी बैठ के कोई उनके साथ चाय नहीं पी। ये वो सैडिस्ट एलिमेंट थे जिन्होंने जाके रिवेंज किलिंग के तौर पर ये यूनिवर्सिटीज पे कब्जे किए, उनको ब्रूटलाइज किया है, जहाँ पे नॉलेज नहीं रहने दिया, जहाँ पे इन्होंने अच्छे प्रोफेसर नहीं रहने दिए, जहां पे तलीम का अगेन फुकदान रहा है। और आपने ठीक कहा है कि जो जनरल जिया के दौर में इनको लाइसेंस टू किल मिला था, उसको उन्होंने यूज किया है। अब नए बदलते हुए हालात में ये बेचारे अपने आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए जमात इस्लामी उस पर तो बात करती है। वजीरिस्तान में ये हो गया जो कल लाहौर के शहरियों के साथ इनके स्टूडेंट्स ने किया है, इनको थाड़ मारे हैं, गाड़ियों की चाबियां उनसे ली हैं और उनसे 100 काम किया, उसमें जमात चुप है। नजरिया कोई भी हो, नजरिया राइट का हो, लेफ्ट का हो, अगर कोई इंसान उस पर यकीन रखता है तो, लेकिन जब आपकी तंजीम में और आपकी सोच में या आपकी उस बॉडी में 2 नंबर पैसा अंदर घुसता है, जब कारोबार, जब आप भत्ते पे आ जाते हैं, जब आप प्रॉपर्टी और ये जो सट्टे में आ जाते हैं, अगर आप बहुत सारी नजरियाती पार्टीज को देखें, हम नाम नहीं लेते, इनके बड़े बड़े हमायदीन जो हैं, किसी के फार्मास्यूटिकल में स्टेक्स हैं, किसी के प्रॉपर्टी में स्टेक्स हैं। नजरिया तो बाजार मंडी की मैशत में बिक के रह गया ना। यही हुआ है हमारे साथ, यही हुआ है कि हमने खलत मलत कर दिया सियासत को और कारोबार को, और आखिरी तौर पर हमने इस इंतहाई मुकद्दस पेशे को कारोबार बना दिया। कैसे मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त तक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और अहम खबरें हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी आप दुनिया न्यूज़ पर खबर देख रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे थे। चेयरमैन नादरा को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है, रातों रात पुरस्कार तौर पर उन्हें बरतरफ किया गया है। अभी हमने सुबह ही अपने प्रोग्राम में एक्सक्लूसिवली आपको ये खबर ब्रेक की थी और इसकी क्या वजूहात थी, इसके असरात क्या हो सकते हैं, रऊफ क्लासा साहब ने भी आपको इसके बारे में डिटेल में बताया। क्लासा अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि सेनेट का आज इजलास भी है, उसमें भी शोर मच सकता है इस हवाले से। शाजिया, ये तारक मलिक की जो बरतरफी हुई और जिस अंदाज में की गई है और जिस टाइम पे की गई, मेरा तो ख्याल है ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक इशू बनने वाला है। ये तो एक्सप्लोजन है। और आज जब सेनेट का इजलास दोबारा शुरू होगा और परसों कौमी असम्बली का होने वाला है, जहाँ पे पीटीआई बड़ी तादाद में मौजूद है, और बेसिकली तो ये उसकी पीटीआई की डिमांड थी कि इलेक्शन में जो रिगिंग हुई, रिकाउंटिंग की जाए। तो ये तो आप आज जो सेनेट का इजलास होना है उसमें तारक मलिक की बरतरफी, जो अभी हमने अपने शो के स्टार्ट में इसको ब्रेक की थी स्टोरी, ये बहुत बड़ा इशू बनने वाली है। आज देख रहे हैं अपोजिशन इस पे क्या रिएक्ट करती है और किस तरह की बहस की जाती है। इसके बाद 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, बल्कि परसों जो इजलास होने वाला है उसमें पीटीआई की हमें उसका रिएक्शन देखना होगा, क्योंकि तारक मलिक को हटाए जाने का मकसद बड़ा सिंपल है कि नादरा को कंप्रोमाइज किया जा रहा है कि ये तारक मलिक वह थे जो रेजिस्ट कर रहे थे। अब तक जितने भी इलेक्शन के उसमें उन्होंने रिकाउंटिंग कराई है, और मेरे जराये ने बाकायदा कंफर्म किया है कि तारक मलिक को बहुत बड़े अरसे से थ्रेट्स की जा रही थी। इवन आपको याद होगा हमने एक स्कैंडल हमने ब्रेक किया था कि श्रीलंका जाके इन्होंने $5.5 मिलियन का कंट्रैक्ट साइन करना था और चौधरी निसार अली खान ने इनको रोक दिया था कि चेयरमैन नादरा जाके कंट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। और प्लस जो उनको थ्रेट्स की जा रही थी, उनको फैमिली को सबसे बड़ी थ्रेट्स थी, उनके बच्चों को थ्रेट्स थी। अब तक तो चेयरमैन नादरा ने आके रेजिस्ट किया था। एक अच्छी चीज हुई है काजी साहब, जो मुझे खुशी हुई है जाती तौर पर, कि उनको 3 ऑप्शन दिए गए थे। आप यहाँ पे हमारे साथ कोऑपरेट करें, आप यहाँ इस्तीफा दे दें, या हम आपको बरतरफ करेंगे। उन्होंने मेरा ख्याल है एक ऑनरेबल रूट लिया है। उन्होंने कहा जी मुझे आप बरतरफ कर दें, ना मैं इस्तीफा देता हूं, ना मैं आपके साथ कोऑपरेट करता हूं। इस मुल्क में ऐसी रिवायात पढ़नी चाहिए, डलनी चाहिए कि कुछ अफसरान को एक ऑनरेबल तरीके से अपना कंडक्ट सामने लाना चाहिए कि हम एक काम कर रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, सोसाइटी की खिदमत कर रहे हैं। जब ये रिजल्ट आए थे, तो मैं समझता हूँ एक बड़ा खुशगवार हवा का झोंका था कि जब उन्होंने हमें पता चला कि जो ये कराची में जो कुछ हुआ, अभी और चीजें बहुत सी निकली हैं। अभी ये पता चला है, जो लास्ट खबर आई थी वो ये कि कैसे इन्होंने बताया है हमें कि एक बंदे ने 44 वोट डाल दिए,
और फिर ये कुछ यानी ये बातें हुई थी कि शायद कोई पेशबंदी हो सके हमें, वो हमारे काम तो नहीं आए जो बहुत ही नेक नाम हमारी तारीख के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जो आजकल नजर ही नहीं आते कहीं मीडिया में और कहीं भी। तो ये हमें लगता था सियासी जमातों की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। पीटीआई तो करेगी फॉर श्योर, ज़ाहिर है पिटीशन वो दायर कर रही थी, उसी का ज्यादा मुतालबा था। पीपल्स पार्टी भी करेगी, तमाम जमातें इसमें शामिल हो सकती हैं। इसमें ये अब हमने रिएक्शन देखना है कि आज जब सेनेट का इजलास होगा उसमें इस पे क्या रिएक्शन आता है, क्या उसको एंडोर्स किया जाता है। सारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, इस मुल्क में जो भी खड़ा होने की कोशिश करेगा ईमानदारी के साथ काम करेगा और कहेगा कि आप रूल रेगुलेशन पे चलें, हम गलत काम करने को तैयार नहीं है, तो क्या उसको ये सजा मिलनी चाहिए। आपने बड़ा एक अहम पॉइंट उठाया था जब हमने सुबह सुबह स्टोरी ब्रेक की। आपने कहा कि जब लाहौर की तरफ रुख हुआ है, जब तक कराची में काउंटिंग हो रही थी, रिकाउंटिंग हो रही थी दूसरे मुल्क के हिस्सों में, तो बिल्कुल चुप था। उन्होंने तारक मलिक को उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि लाहौर के हल्का 118 में जाएं और रिकाउंटिंग करें, तो रातों रात उनको बुला लिया गया, लाहौर बुला लिया गया और वहां पर की एक सीट अंडर डाउट थी, मरवत साहब की जो थी, आखिर में सुने उसमें बड़ी। अब आपको मैं ये काई सब इशारे दे सकता हूँ, एक बहुत बड़ी मूछों वाली सरकार ने उनको धमकियां दी हैं वहां बिठा के। उन्होंने बहुत बड़े उनको बातें की हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूछें हैं उनकी। उन्होंने डराने की कोशिश की है तारक मलिक साहब को। मेरा ख्याल है ये चकवाल के बेली हैं, आपके तला गंग के मेरा ख्याल है रहने वाले हैं, तो आपका चकवाल का बेली या आपका तला गंग वाला डरा नहीं है पोठवारी। उसने कहा भाई साहब मुझे बरतरफ कर दें, आपने मेरे ऊपर जो केसेस चलाने हैं, मेरे ऊपर जो आपने तोप गन्ने चलाने चला लें। इस मुल्क को मुझे बाज़ दफा समझ नहीं आती काजी साहब ये कैसे चीजें ठीक होंगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है, हमारे इदारे कहते हैं कि गैर कानूनी हुक्म ना माने। एक अफसर गैर कानूनी हुक्म नहीं मानता, उनको रात को बुला के उनको धमकियां दी गई हैं, थ्रेट की गई हैं, उसको बरतरफ किया जाता है। अब हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा कि रातों रात बरतरफी, इसकी क्या वजूहत पेश की जाती है, ये भी सामने आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। इसमें शाजिया जो बड़ी बात है, रात के 1 बजे इस मुल्क में कौन सी खुदा ना खासा मुसीबत नाजिल हो गई थी कि रात के 1 बजे बरतरफ करना जरूरी हो गया था। मुझे इसकी वजह बताई जाए। 1 बजे ब्रिगेडियर जाहिद को कराची से बुला के 1 बजे करें, 2 बजे करें, मीडिया से कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। क्लास अब मेरे ख्याल में सुबह पहले हमने ही अपने प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक की है, हमने तो बात कर दी। देखते हैं इसका क्या रिएक्शन आते हैं। आगे बढ़ते हैं, मुझे ब्रेक भी लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद खबरें भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। बहरहाल एक इंपॉर्टेंट खबर थी जो आने वाले बुलेटिन में, कल भी हम अपने प्रोग्राम में ये खबर आपके साथ मजीद इसमें क्या रिएक्शन होता है, क्या सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल है, वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल कुछ और मजीद खबरें हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी, काई साहब आपकी खबरें करते हैं। शादी ये 2 खबरें हैं और एक तो इन्फ्लेशन के फिगर जो हैं वो रिलीज़ हुए हैं। ये एक टारगेट इन्होंने लिया था कि 2013-14 में हम 8% तक ले आएंगे, लेकिन पहले ही 5 महीने जो इस फाइनेंशियल ईयर के गुजरे हैं उसमें 10.9% जो है इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ी है। और उसकी वजह पावर टैरिफ है कि पावर में जो टैरिफ में जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके अलावा तेल और पेट्रोल की बिजली में कीमतों में इजाफा हुआ, रुपया जो मुसलसल गिर रहा है। अच्छा, इसमें तकलीफदेह बात यह है कि पेरिशेबल गुड जो हैं उनमें जो इन्फ्लेशन है वो 43% से ज़्यादा रही, यानी सब्जियाँ, ये जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं जिसे सेंसिटिव इंडेक्स आप कहते हैं उसमें, और जो नॉन पेरिशेबल है उसमें भी 8-9% इजाफा हुआ है। और ये अगर हम रुपए की अरेस्ट नहीं करते, रुपए की गिरावट, अगर हम ये पेट्रोल बिजली की, और इसके बाद वजूहत क्या हुई इसकी, ये भी हुई कि आप जो इम्पोर्ट करते हैं खाम माल जिसे दोबारा आप चीज़ें बनाते हैं, तो इस तरीके से अगर इकॉनमी इसी तरह से बैठती रहेगी तो ये मामला कब तक काबिल बर्दाश्त रहेगा। और इसी के साथ मैं खबर जोड़ देता हूँ क्योंकि वक्त कम है। ये एक सर्वे आया है जो कि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज है, PCRWR का सर्वे है। इन्होंने कुछ सैंपल्स इकट्ठे किए हैं। इन्होंने 120 सैंपल इकट्ठे किए पिंडी से और 150 इन्होंने वाटर सैंपल इकट्ठे किए इस्लामाबाद से। खैर से इस्लामाबाद में जो नॉन ड्रिंकेबल जो कि मुज़र सेहत पानी पी रहे हैं लोग, वो 59% जो थे नमूने वो पिए जाने के काबिल नहीं है, उसमें मुख्तलिफ कंटेमिनेशन है। जो पिंडी से हमने हासिल किए हैं वो उसमें जो कंटेमिनेशन है वो 73% के करीब है। अब ये अंदाज़ा लगाएं, मैंने पहले भी मेंशन किया था, क्लासा साहब ने और मोहसिन अदील ने स्टोरी की थी लिया से, हमारे जो फिगर्स थे वो 40% बता रहे थे हेपेटाइटिस का इंसिडेंट बता रही है। अब ये जो बातें हैं, अब आप कितनी बड़ी खबर, करज़ई ने क्या कह दिया, फलां क्या, जब आपकी आदत से ज्यादा आबादी जो है उसे आप पुश कर रहे हैं मौत की तरफ। और दूसरी बात यह कि आप साफ पानी का एक गिलास भी अगर हमें नहीं दे सकते तो हमें अमन अमान कहां से मिलेगा। तो ये इट आल्सो शोज एंड लेज बेयर द इनएबिलिटी सरकार की। क्लासा साहब से कमेंट जरूर लीजिए। जी क्लासा साहब कुछ कमेंट करेंगे इस पे।
इस पे काजी साहब की जो अच्छी ज़ाती तौर पर मुझे इनकी बात पसंद है, बहुत सारी पे तो हमारे एक दूसरे से एतराज़ रहता ही है, वो ये है कि ये इस तरह के सोशल इश्यूज़ को ये ज़िंदा रखते हैं जो पाकिस्तान में हो सकता है पॉपुलर ना हो, लोग उनको सुनना ना चाहते हों, उनकी रेटिंग इतनी अच्छी ना हो। ये वो इश्यूज़ हैं जो आम आदमी से रिलेटेड हैं और आम आदमी इनको देखना भी नहीं चाहता, अपने इश्यूज़ के बारे में नहीं सुनना चाहता, ये उसको रेज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो उस दिन ये मोहसिन जो हमारे वहाँ के लिया के हमारे रिपोर्टर हैं, इन्होंने जो हरकत की है, ये पंजाब हुकूमत का कारनामा देखें, हमारी ब्यूरोक्रेसी को दाद दें। किसी वक्त मेरा जी चाहता है कि एक यहाँ से एक आध अच्छी ढोल झुमर वाली पार्टी भेजूं जो उनको जाकर सेलिब्रेट करे, ये जो कारनामे सारे अंजाम देते हैं। इन्होंने उसमें से जो अपनी वो की थी, मैंने बाद में मोहसिन को फ़ोन किया कि आप लोग 40% के करीब बता रहे थे फिगर जो है, ये फरमा रहे हैं 25%, जो इवन दैन बहुत अलार्मिंग है। उसने कहा सर इन्होंने एक और काम किया, इनके नज़दीक हेपेटाइटिस बी कोई बीमारी नहीं है, ये जो फिगर दिए गए हैं ये हेपेटाइटिस सी के दिए इन्होंने, बी को इंक्लूड ही नहीं किया ताकि फिगर को नीचे लाया जाए। दाद देनी चाहिए। कितने ज़हीन लोग रहते हैं सर पाकिस्तान में, हम खामखाम ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है, कि बिल्ली आ रही है तो उसके सामने आंखें बंद कर लो कि हेपेटाइटिस बी के फिगर जो है वो निकाल लो, सिर्फ हेपेटाइटिस सी को रख लो ताकि फिगर जो है वो नीचे आ जाए। लोगों को लोग ऐसे खामखा ये बैठ के शोर डालते रहते हैं। अब ऐसी जहानत के कारनामे तो पाकिस्तान में नजर आते हैं। 25% ऐसा फिगर है। चले हम ये कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर लें कि सी जो है वो ऑलमोस्ट इनक्योरेबल है और बी सी सबसे ज्यादा डेंजरस है और बाकी क्यों, लेकिन बीमारी तो है और ये इसको आप निकाल तो नहीं सकते। और वो बाकी जो बी और ए है, ए और बी है, अगर वो क्योर ना हो तो वो सी में डल जाता है, तो ये तो है। मगर क्लास साहब 25% फिगर कम नहीं है। और मैं आपको एक और अर्ज करूं, हमने भी एक मिजाज बना दिया, ये सिर्फ 2-3 गांव हैं, हमने जिस तरह 2-3 गांव हैं, सिर्फ पूरे जिले का फिगर नहीं है। आप अंदाजा कर लें 2-3 गांव में ये हालत है तो पूरे जिले की क्या हालत है, सिर्फ जिला नहीं है पूरे पाकिस्तान की क्या हालत होगी। नहीं अच्छा क्लास साहब, इसमें थोड़ी सी एक बात, इनको तो इमरजेंसी हेल्ड करके हम जिन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, 70 से 80% लोग हैं जो ना अखबार के किसी हेडलाइन में सामने आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, ना ही किसी बुलेटिन में कहीं की गा आते हैं। दुनिया टीवी में हम देखते हैं कि कोई ना कोई सोशल इशू हम उठा रहे होते हैं, वरना हमने एक मिजाज बना दिया कि आज बादशाह सलामत ने ये कह दिया, आज सिपा सलार फलां बन गए। मीडिया को टेकअप करना चाहिए, मीडिया को स्टैंड लेना चाहिए, बड़ी बड़ी हेडलाइंस में इन खबरों को शामिल करना चाहिए। शाजिया मीडिया कमर्शियल इदारे हैं, मतलब हम खुद मीडिया का हिस्सा हैं, अपने बारे में कहने में हर्ज नहीं है, हो सकता है बहुत सारे दोस्त नाराज हो जाए। ये कमर्शियल एक्टिविटी है, इट्स ए बिजनेस। तो मीडिया तो वो चीज बेचेगा जो आवाम खरीदेंगे। जब आवाम ही अपने बारे में नहीं सुनना चाहते, खरीदेंगे, आवाम नहीं खरीदेंगे। आवाम तो सुनना चाहती है यासर साहब, आवाम इसका हल भी चाहती है और सुनना भी चाहती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 70% लोग तो जो है वो एड इंडस्ट्री से मुंसलिक नहीं है। आगे बढ़े। अच्छा, उनका ये जो है ये हमारा टारगेटेड ऑडियंस ही नहीं है। जिनकी बात काजी साहब करते रहते हैं वो तो टारगेट, उन्होंने हमें इश्तिहार नहीं देना, उन्होंने हमारे लिए अच्छा भला नहीं करना। जो रेटिंग है, रेटिंग का फैसला तो कराची, लाहौर या कुछ इस्लामाबाद वगैरह में होता है। आपने कभी ये सुना है कि वहाँ पे बैठ के देहाती इलाकों से देखा जाए कि लोग किस तरह के प्रोग्राम पसंद करते हैं, उनको क्या चीज़ें पसंद आती हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? ये सारी सिलेक्शन तो 3-4 शहरों में हो रही है कि ये अच्छा एंकर है, ये बड़ी इसकी रेटिंग ठीक है, ये टीवी बहुत अच्छा है, इसकी रेटिंग फलां ठीक है। क्यों ठीक है? ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ज्यादा देखा जाता है। पूरा मुल्क कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में। आपके लिए आपकी नुमाइंदगी के लिए एक इकबाल का शेर ही पढ़ देते हैं कि कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, न बिलाए मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद। तो आप ये काम करते रहिए प्लीज। हम भी करते रहे। क्लास साहब आगे बढ़ते हैं। बंद कमरे के इजलास में क्या ब्रीफिंग दी गई सरताज अजीज ने? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पर क्या हुआ? ज़्यादातर तो शाजिया अब इतने सारे मेरे पास इस बंद कमरे के इजलास के मिनट्स हैं और बड़े इंतहाई सेंसेशनल हैं। मैं एज ए रिपोर्टर, क्योंकि अखबार का बंदा बेसिकली तो मेरा वही था, वो जो क्रेज़ वो है वो उसका ये प्रिंट का है, रोज़ कमाने के लिए टीवी पे आना पड़ गया है। तो इसमें इतनी सारी खबरें हैं, अगर मैं रिपोर्टर के तौर पर फाइल करूं तो मतलब मोर देन 2 डज़न स्टोरीज हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं इसको कहां से शुरू करूं, किधर जाके शुरू करूं। मसलन मैं एक बात बताता हूं जो पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी हैरान कुन होगी, और हो सकता है चौधरी निसार अली खान साहब और जो सरताज अजीज़ साहब में फिर एक दूसरे से लड़ पड़ें। मेरा मकसद लड़ाना नहीं है सर, सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करना है। जहाँ पे इस मुल्क में मातम हो रहा है कि हकीम उल्लाह मसूद को क्यों मारा गया है और क्यों उनके साथ इस तरह की ज्यादती की गई है, वो बहुत बड़े पीस कीपर थे, हमारे साथ बातचीत के लिए तैयार थे। इसी मीटिंग में जिसके मिनट्स मौजूद है मेरे पास, सरताज अजीज़ साहब ने बाकायदा डिस्क्लोजर किया है कि हकीम उल्लाह मसूद साहब जो हैं उनको अफगानिस्तान से पैसे भी मिल रहे थे, उनको सपोर्ट भी मिल रही थी, उनको फॉरेन जो एजेंसीज थी वो ऑपरेट कर रही थी। ये बाकायदा सरताज अजीज़ साहब ने इंकशाफ किया है वहाँ पे जाके, बंद कमरे की ब्रीफिंग में बताया उन्होंने।
आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ इस मुल्क की स्ट्रेटजी देखें, इस मुल्क की बदकिस्मती देखें, मैं इसी खबर को फोकस कर लेता हूँ, बाकी और बड़ी की टाइम इतना नहीं, हम इसमें से और मजीद हिस्से हम आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत सारी खबरें हैं इस ब्रीफिंग में जिससे पता चलेगा कि पाकिस्तान आज किस नहज पे पहुँच चुका है और क्यों पहुँच चुका है। उसमें उन्होंने पूरी डिटेल दी है कि कैसे हकीम उल मसूद साहब जो हैं ये बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं और कौन कौन सी एजेंसियां इनको वहाँ पे ऑपरेट करती हैं। एक तरफ आपको पता है कि आपका जो एनिमी है उसको कौन कौन लोग जो हैं एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं, कौन कौन से मुमालिक कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब उसको हिट किया जाता है तो पूरे मुल्क में आपके सामने है एक बातों की फजा होती है, रोना धोना, और क्या उसका एक्सक्यूज दिया जाता है कि उस वक्त मारा गया है जब हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार था। हालांकि तालिबान डिनाई कर चुके हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं कर सके। मेरी इनके लिए एक तजवीज़ है जो मानेंगे नहीं कि जब आपको पता है कि वो रा के साथ मिले हुए हैं, आप ये बता भी रहे हैं कमेटी मीटिंग में, वो अफगानिस्तान की उन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिले हैं, या पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर है अमेरिकन के साथ मिले। मैं ये कह रहा हूं कि फिर आपको हकीम उल मसूद से बात नहीं करनी चाहिए थी अगर समझदारी का तकाजा देखा जाए। फिर आपको इंडिया से बात करनी चाहिए, फिर आपको अफगानिस्तान से बात करनी चाहिए, फिर आपको अमेरिका से बात करनी चाहिए। अगर वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं ब्रीफिंग में, बंद कमरे के इजलास में बता रहे हैं कि इनको कौन कौन को फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं। कमाल की बात की है क्लासरा साहब कि हम जो है तालिबान की बजाय CIA से कोई मुज़ाकरात करने की हमारी जान छुड़वा दें। तो CIA में बात की तरफ जाइएगा, इन्होंने जो इल्जाम लगाया है, किससे बात करें, जो मतलब है सोर्स है ओरिजिनल। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे कोई इस्तेमाल कर रहा है, मैं तो पान हूं, मैं तो एक पत्ता हूं सपोजली, बिल्कुल एक शतरंज की चाल हूं सपोजली। कोई मुझे अगर इस्तेमाल कर रहा है तो मुझसे बात करने की बजाय बेहतर ये होगा जो मेरा हैंडलर है, हैंडलर से बात करने हैं। सो पाकिस्तान के लिए बेस्ट है कि अगर ये समझता है कि अफगानिस्तान इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तानी तालिबान को इंडियंस कर रहे हैं, अमेरिकन कर रहे हैं, तो वाइड स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप उनके हैंडलर से बात करें कि हजूर आपको क्या शिकायतें हैं, आप हमें आपसे क्या शिकायतें, आप हमारे मसले हल करें, हम आपके मसले हल करते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप हैंडलर से बात किए बगैर आप जो उनका आगे मोहरे होते हैं ना, उनके जरिए रिजल्ट नहीं मिलते होते। ये जो तजवीज आप दे रहे हैं, हमारे सियासतदानों में इतना बिग माइंड किसी का नहीं है, कोई थिंक टैंक नहीं है। बिग माइंड था शाहजहां, सुने शाहजहां, रातों रात 1 बजे ये चेयरमैन नादरा को बरतरफ कर सकते हैं, ये माइंड चलता है। रातों रात वहां ब्रिगेडियर जहद को कराची से बुला के उसको चार्ज दिलवा सकते हैं, रातों रात लाहौर बुलवा सकते हैं, रातों रात धमकियां दिलवा सकते हैं। इन मामलों में आप कहते हैं डफर हैं, ये बड़े समझदार हैं। ऐड कर दूं एक, जब तक हम इस बिलीफ को तोड़ने में कामयाब नहीं होंगे कि इक्तदार के रास्ते व्हाइट हाउस से होके आते हैं, असल में बात क्या है। अब आप जो अगर आप ओवरऑल रूलिंग जिस तरह आपने बात की और हमने भी की कि जी 20-25 हज़ार जो है वो काम चला लेते हैं ग्रीन कार्डों से ही सारी रूलिंग क्लास जो है। अब बात क्या है, बात यह है कि मैं तो अभी विकीलीक्स ने तो ये मामला साफ कर दिया, और भी बहुत सी हमारे पास बातें हैं जो सीना गजट, हमारे पास कोई वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, मगर हम सुनते रहते हैं कानों से, बात हम वही करते हैं जो डॉक्यूमेंट में हो। तो जब तक आपका ये बिलीफ है आप मास्टर और स्लेव जो है उसके रिश्ते से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप ना आवाम का यही है। मैं 2 बातें करता हूं कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने कब्जे में लें, अपनी मैशत को अपने कब्जे में लें। उसके लिए मेटल चाहिए, जान चाहिए, उसके लिए फॉरेन अकाउंट से बड़ी कोई कमजोरी नहीं है। उसके लिए अगर आपके फॉरेन एसेट्स हैं उससे बड़ी कोई कमजोरी नहीं है, आप मामला नहीं कर सकते। आप मैं आपकी बात काट रहा हूं काजी साहब, आपने कहा ना इन्हें यह करना चाहिए। कल मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई जिनका मैं जिक्र करता रहता हूँ यहाँ पे, यूसुफ भाई है हमारे यहाँ पे, ये मिस्टर बुक्स के सबसे पुरानी दुकान है, बल्कि शायद मैं आज कॉलम भी लिखूं। बड़े उनके साथ मैंने डिटेल से बैठ के यूसुफ भाई से बात की कि आपकी किताबों की दुकान पे कौन कौन लोग आते थे, कौन कौन आते हैं, कौन से वजीर आजम आते थे किताब लेने, कौन सा कोई वजीर आता था। उन्होंने जो मुझे डिटेल बताई है यूसुफ भाई ने कि कौन किसी दौर में उनसे किताब लेने आते थे, कौन कौन से वजीर आजम थे, और आजकल कोई नहीं आता। वो लिखते हैं ना, उसके गैब्रियल गार्शिया का बड़ा खूबसूरत नावल है नोबॉडी राइट्स टू कर्नल, सेम ऐसे है कि आजकल कोई किताब, मतलब कोई किताब का कोई खरीदार नहीं रह गया, कोई किताब लेने वाला नहीं रह गया। वो बड़े इंटरेस्टिंग उन्होंने मेरे साथ आगे फिक्र, ये जो आपके जहन में चीजें आती हैं, समझदारी आती है, ओपननेस आती है, ये किताब के जरिए आती है। आज मैं आमिर खाकवानी साहब का आमिर खाकवानी साहब का कॉलम पढ़ रहा था मैं इसमें रोजनामा दुनिया में, उन्होंने लिखा है कि
बात कंप्लीट कर ले, कंप्लीट कर फिर ले, बात कंप्लीट कर जब ले। भी किताब की बात आती है हमारा टाइम खत्म हो जाता है, फिर कल फिर बात कर लेंगे इस पे। नहीं, आप बात कंप्लीट कर सकते हैं। आमिर खाकवानी की आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था आज आमिर खाकवानी साहब ने रोजनामा दुनिया में बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखा है किताब पे कि कैसे हमारी नई नस्ल जो है किताब से दूर हो गई है और हम इल्म के नाम पे जहालत की तरफ सफर कर रहे हैं। आमिर खाकवानी का बड़ा खूबसूरत कॉलम है, पढ़ने से ताल्लुक रखता है, इसी बुक पे है। दुनिया अखबार को जरूर पढ़िए आमिर खाकवानी का कॉलम पढ़ने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर दुनिया TV.tv पर इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।